आज हम आपको बताते हैं कि कांग्रेस में नए नेता की आवश्यकता क्यों है। इन आंकड़ों पर नजर डालिए आप। कांग्रेस ने इस बार उत्तर प्रदेश की 403 में से 399 सीटों पर चुनाव लड़ा था। तो समझ लीजिए 399 लगभग 400 सीटें हो गई। लेकिन 399 में से केवल 2 सीटों पर ही कांग्रेस चुनाव जीती है और यह कांग्रेस का आज तक का सबसे बड़ा बुरा प्रदर्शन है उत्तर प्रदेश में। इस हिसाब से कांग्रेस का जो सक्सेस रेट है वो है 0.5%। यह सक्सेस रेट है और यह असल में गांधी परिवार का सक्सेस रेट है। गांधी परिवार का सक्सेस रेट है 0.5%। प्रियंका गांधी वाड्रा का सक्सेस रेट है 0.5%। यानी कांग्रेस उत्तर प्रदेश में शून्य के बेहद करीब पहुंच गई है। अगली बार शून्य पर भी पहुंच सकती है। और फिर भी पार्टी के नेता चाहते हैं कि गांधी परिवार ही पार्टी की लीडरशिप करता रहे, चलाता रहे। दूसरी बात, कांग्रेस शायद देश की पहली ऐसी राष्ट्रीय पार्टी होगी जिसका मुकाबला अब नोटा से हो रहा है। नोटा का मतलब है नन ऑफ द अबाव। जब कोई व्यक्ति या कोई वोटर अपने क्षेत्र के किसी उम्मीदवार को, किसी को भी वोट नहीं देना चाहता, तब वो नोटा का बटन दबाता है। और नोटा का विकल्प अब कांग्रेस को कड़ी टक्कर दे रहा है। इस बार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को कुल मिलाकर 21,51,234 वोट मिले हैं और उसका वोट शेयर है 2.33%। सोचिए, कांग्रेस का वोट परसेंटेज है 2.33%। 2.5% वोट परसेंटेज भी नहीं है उनका, जबकि नोटा को 6,37,304 वोट मिले हैं। अब पिछले 8 वर्षों में जिस तरह नोटा के वोट बढ़े हैं और कांग्रेस के वोट घटे हैं, उस हिसाब से अनुमान लगाएं तो 10 वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश में नोटा कांग्रेस से भी ज्यादा मजबूत स्थिति में होगा। यानी नोटा को कांग्रेस से ज्यादा वोट मिलने लगेंगे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की केवल हार नहीं हुई है, बल्कि इन नतीजों ने कांग्रेस को जमीन के नीचे उस जगह पर पहुंचा दिया है जहां से पाताल लोक दूर नहीं है। यानी समझ लीजिए कांग्रेस को जमीन में गाड़ दिया है इस बार उत्तर प्रदेश के लोगों ने। कांग्रेस को इस बार केवल 21 लाख वोट मिले हैं पूरे उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं। इसका मतलब यह हुआ कि औसतन एक विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस को लगभग 5,000 वोट मिले हैं। सोचिए, उत्तर प्रदेश में एक विधानसभा क्षेत्र में औसतन कांग्रेस को सिर्फ 5,000 वोट मिले हैं। यानी गांधी परिवार यह समझ ही नहीं पाया कि खतरे में देश नहीं है, बल्कि खतरे में कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस की हालत आज क्षेत्रीय पार्टियों से भी कहीं ज्यादा खराब हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने 399 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन उसका वोट शेयर रहा 2.33%, जबकि जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोक दल केवल 33 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन आरएलडी को कांग्रेस से ज्यादा 2.9% वोट मिले हैं। यानी राहुल गांधी से ज्यादा सक्सेस रेट जयंत चौधरी का है। कांग्रेस के 399 में से 387 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। इस आंकड़े को आपको ध्यान से सुनना चाहिए। 399 में से 387 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। सोचिए, कांग्रेस के 97% उम्मीदवार अपनी जमानत तक नहीं बचा सके। इसका मतलब यह है कि उन्हें उनके ही क्षेत्र में डाले गए कुल वोटों का 6वां हिस्सा भी नहीं मिला, जो कि बहुत ही शर्मनाक बात है। और यह बात इसलिए भी ज्यादा चिंताजनक है क्योंकि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी वाड्रा ने सबसे ज्यादा 209 रैलियां और रोड शोज किए थे। वो रैलियां जिनके बारे में आप हर रोज टीवी पर देखते थे, सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें देखते थे, वो रोड शोज जिनके बारे में हर रोज आपको टीवी पर, सोशल मीडिया पर वीडियोस दिखाए जाते थे, तस्वीरें दिखाई जाती थी, उनमें भीड़ भाड़ दिखाई जाती थी। लोग आते थे, प्रियंका गांधी वाड्रा से गले मिलते थे, कोई पैर छूता था, कोई फोटो खिंचवाता था और कांग्रेस पार्टी कहती थी कि देखिए प्रियंका गांधी वाड्रा जो हैं वो कितनी लोकप्रिय हो गई हैं। कई बार तो यह भी कहा गया कि बीजेपी के लोग भी, बीजेपी के कार्यकर्ता भी प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ सेल्फी खिंचवा रहे हैं। लेकिन वो सब कुछ कितना नकली था, वो आज आपको इन नतीजों से पता चलेगा। योगी आदित्यनाथ इस मामले में प्रियंका गांधी वाड्रा से पीछे रहे। उन्होंने 203 रैलियां और रोड शोज किए हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने 209 किए और 209 रैलियां करके 2 सीट जीती हैं और योगी आदित्यनाथ ने 203 रैलियां की हैं और उनका सक्सेस रेट आप देख ही रहे हैं कितना ज्यादा है प्रियंका गांधी वाड्रा से।
अब आप सोच सकते हैं कि एक एक रैली पर कांग्रेस पार्टी ने कितना पैसा खर्च किया होगा और एक एक वोट की कीमत कांग्रेस पार्टी को कितनी महंगी पड़ी होगी। और 203 रैलियां करके योगी आदित्यनाथ जीतते हैं 255 सीटें और 209 रैली करके और रोड शोज करके प्रियंका गांधी वाड्रा जीतती हैं 2 सीट। आज यहां बड़ा सवाल यह है कि क्या इस हार के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा की जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए थी? क्या उनसे किसी को सवाल नहीं पूछना चाहिए था कांग्रेस पार्टी में कि आप इस हार की जिम्मेदारी क्यों नहीं लेती और आपने अभी तक अपना इस्तीफा क्यों नहीं दिया? आप भी जब अपनी नौकरी या अपना कोई व्यवसाय करते हैं अगर, और उसमें अगर आप अच्छा प्रदर्शन नहीं करते तो आपसे सवाल जरूर पूछे जाते हैं। अगर आप नौकरी करते हैं तो वो कंपनी आपसे सवाल पूछती है, और अगर आप अपना काम करते हैं तो आपके कस्टमर्स, आपके ग्राहक आपसे सवाल पूछते हैं कि आप ठीक से काम नहीं कर रहे। लेकिन राजनीति एक अकेला ऐसा पेशा है जिसमें नेता चुनावों में पानी की तरह पैसा बहाकर भी जब फेल हो जाते हैं तो उनकी कोई जिम्मेदारी तय नहीं होती। और वो, क्योंकि ये पारिवारिक पार्टियां हैं, वो हमेशा की तरह ऐसे ही अपनी परिवार की तरह पार्टियों को चलाते रहते हैं। वर्ष 2014 के बाद से अब तक कांग्रेस ने गांधी परिवार के नेतृत्व में कुल मिलाकर 45 चुनाव लड़े हैं, जिनमें से 40 चुनाव कांग्रेस पार्टी ने हारे हैं। इसके अलावा 2014 तक देश के 9 राज्यों में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार हुआ करती थी, 9 राज्यों में। लेकिन आज सिर्फ राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बची है। लेकिन क्या आपने पिछले 8 वर्षों में कभी यह सुना कि इसके लिए गांधी परिवार की जिम्मेदारी तय की गई हो? इस बार बहुत सारे लोगों को यह उम्मीद थी कि इस बार की जो वर्किंग कमेटी होगी, बैठक होगी, इसमें शायद गांधी परिवार से सवाल जवाब किए जाएंगे। लेकिन सोनिया गांधी और गांधी परिवार ने पहले ही सबको इतना भावुक कर दिया और कह दिया कि अगर आप चाहते हैं तो हम इस्तीफा दे देते हैं, आप चाहते हैं तो हम इस्तीफा दे सकते हैं। और तुरंत कांग्रेस पार्टी में इमोशनल ड्रामा शुरू हो गया, आंसुओं की नदियां बहने लगीं और लोग कहने लगे कि नहीं, कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार के बिना जीवित नहीं रह सकती। वर्ष 2014 के बाद से अब तक सोनिया गांधी और राहुल गांधी कुल 24 बार कांग्रेस पार्टी में अपने पदों से इस्तीफा देने की पेशकश कर चुके हैं। और अब तो ये एक परंपरा सी बन गई है, ये एक फैशन बन गया है। हर बार कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती है, हर बार बुरी तरह से हारती है और हर बार गांधी परिवार अपने इस्तीफे की पेशकश कर देता है। और हर बार जो बाकी के जो नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो भावुक होकर आंसू बहाते हुए कहते हैं कि नहीं, हम आपके बिना रह नहीं सकते। हर बार कुछ नेता विरोध करते हैं और इस्तीफा कभी स्वीकार नहीं हो पाता। इस बार भी यही हुआ। यानी ये सब उस फिल्म की तरह है जिसकी स्क्रिप्ट और जिसके डायलॉग्स पहले से ही लिखे जा चुके हैं। एक राइटर होता है जो पहले से ही सबके डायलॉग, सबकी स्क्रिप्ट बता देता है, सबकी भूमिकाएं बता देता है। आप आएंगे, आप आकर ये डायलॉग बोलेंगे, इस्तीफे की पेशकश करेंगे, दूसरे लोगों को बता दिया जाता है आप आएंगे, आप आंसू बहाते हुए कहेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा नहीं होता तो कांग्रेस में गांधी परिवार के नेतृत्व से नाराज जो 23 नेताओं का ग्रुप है, जिसको हम G23 या ग्रुप 23 के नाम से जानते हैं, उन्होंने कल मुकुल वासनिक को पार्टी अध्यक्ष बनाने का सुझाव दिया। लेकिन हमें यह पता चला है सूत्रों से कि इस प्रस्ताव से सोनिया गांधी काफी असहज हो गई और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राहुल गांधी को एक बार फिर से कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की मांग कर डाली। कांग्रेस के इस G23 में गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल और आनंद शर्मा जैसे नेता हैं और ये काफी दिनों से ये कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस में अब जो नया नेता आए, जो नया कांग्रेस अध्यक्ष आए, वो चुनाव लड़कर आए, उसे कांग्रेस के जो बाकी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो चुनकर लाएं और वो ऐसा हो जो फुल टाइम कांग्रेस के लोगों के लिए उपलब्ध रहे, जो फुल टाइम अध्यक्ष पद की कुर्सी संभाल सके, जो हर समय अवेलेबल हो, उपलब्ध हो और जो मेहनत से काम करे। उत्तर प्रदेश में इस बार कांग्रेस ने 148 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया था और इनमें से ज्यादातर महिलाएं वो थीं जिन्होंने नागरिकता संशोधन कानून, कोविड और दूसरे मुद्दों पर बड़े बड़े आंदोलनों में मोदी के खिलाफ हिस्सा लिया था। यानी कांग्रेस ने जिन लोगों को चुना वो ऐसे लोगों को चुना जो मोदी के खिलाफ थे, एनडीए जो बीजेपी सरकार है उसके खिलाफ थे और जिन्होंने इन सारी आंदोलनों में प्रमुख भूमिका निभाई। और ये महिलाएं उन सब आंदोलनों में उनकी पोस्टर गर्ल बन गई थी। लेकिन चुनावों में लोगों ने इन्हें बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया और यह बता दिया कि जनता इस नकली माहौल का असली सच जानती है।
प्रियंका गांधी वाड्रा ने लखनऊ सेंट्रल से सदफ जफर को टिकट दिया था, जिन पर नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुए आंदोलन में हिस्सा लेने का और हिंसा भड़काने का आरोप है। सदर जफर को चुनाव में सिर्फ 2,927 वोट मिले हैं और उनकी जमानत जब्त हो गई। इसी तरह उन्नाव सदर सीट से कांग्रेस ने आशा देवी को टिकट दिया था, जो उन्नाव की रेप पीड़िता की मां है, लेकिन आशा देवी को सिर्फ 1,555 वोट मिले हैं, 1,500 वोट, और उनकी भी जमानत जब्त हो गई। इसी तरह कानपुर की कल्यापुर सीट से कांग्रेस ने नेहा तिवारी को टिकट दिया था, जो मशहूर गैंगस्टर विकास दुबे के रिश्तेदार हैं, लेकिन उन्हें भी 2,419 वोट मिले और उनकी भी जमानत जब्त हो गई। 2014 में मिस यूपी रह चुकी अर्चना गौतम को कांग्रेस ने हस्तिनापुर से यह सोचकर टिकट दिया कि वो दलित हैं और सोशल मीडिया पर उनके फॉलोअर्स की संख्या लाखों में है, इसलिए अगर वो चुनाव लड़ेंगी तो चुनाव जीत भी जाएंगी। लेकिन जिस अर्चना गौतम के इंस्टाग्राम पर 7.5 लाख फॉलोअर्स हैं, उन्हें चुनाव में 1,519 वोट मिले और उनकी भी जमानत जब्त हो गई। यानी जिन्होंने कोविड पर मोदी की नीतियों को गलत बताया था, अपने देश की वैक्सीन पर सवाल उठाए थे, अपने देश के वैज्ञानिकों पर सवाल उठाए थे, नागरिकता संशोधन कानून पर लोगों को गुमराह किया था, किसान आंदोलन के दौरान लोगों को भड़काया था, जिन्होंने यूक्रेन से आए छात्रों के मन में जहर घोला था, लोगों ने चुनाव में उनकी बुरी तरह से पोल खोल दी है। और कितनी बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी को आज भी यह बात समझ में नहीं आ रही है। आज जब आंकड़ों की बात हो ही रही है तो आपको यह भी समझना चाहिए कि चुनावी नतीजे अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के बारे में क्या बताते हैं। इस बार समाजवादी पार्टी का उसके इतिहास में सबसे ज्यादा अब तक का 32.1% उसे वोट मिला है, जो अब तक का हाईएस्ट है। 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी तब उसे लगभग 29% वोट मिले थे, यानी 2012 के मुकाबले 3% वोट ज्यादा लेकर भी अखिलेश यादव इस बार चुनाव हार गए। इस हार का सबसे बड़ा कारण यह रहा कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों का उतना ही साथ मिला जितना रशिया के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन को नेटो का साथ मिल रहा है। पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिन 11 जिलों की 58 सीटों पर वोटिंग हुई थी, उनमें से आधी से ज्यादा सीटों पर जाट वोट निर्णायक थे और अखिलेश यादव और जयंत चौधरी को यह लग रहा था कि ये वोट तो उन्हें ही मिलेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बीजेपी ने इस चरण में 2017 से भी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया और जाटों के इस इलाके में उसका वोट शेयर 2017 के मुकाबले 3% और बढ़ गया, जबकि समाजवादी पार्टी के वोट शेयर में केवल 1.5% की बढ़ोतरी हुई। यानी समाजवादी का भी बढ़ा, लेकिन बीजेपी का उससे दुगना बढ़ा। उत्तर प्रदेश में 24 ऐसे जिले हैं जहां जाट समुदाय का असर है और इनमें 18 जिलों में बीजेपी को 24 में से 18 जिलों में बीजेपी को शानदार जीत मिली है। दूसरी बात, इस बार उत्तर प्रदेश में 49 सीटें ऐसी रहीं जहां हार जीत का अंतर 5,000 वोटों से भी कम था और इन 49 सीटों में 25 सीटों पर समाजवादी पार्टी की हार हुई। और इसके अलावा अखिलेश यादव की हार का एक और कारण मायावती भी है, क्योंकि ये जो वोट कम पड़ रहे थे बीजेपी के लिए, वो मायावती ने उन वोटों को भर दिया, उस गैप को भर दिया। बीएसपी को भले ही इस बार एक सीट मिली हो, लेकिन यूपी में 233 सीटें ऐसी हैं जहां उसने हार और जीत को प्रभावित कर दिया। इनमें 137 सीटों पर जहां अखिलेश यादव और उनके सहयोगी दलों की हार हुई है, वहां हार का अंतर बीएसपी को मिले वोटों से भी कम है। आप कह सकते हैं कि मायावती का हाथी सड़क घेर कर चल रहा था और उसने अखिलेश यादव की साइकिल को इन सीटों पर आगे नहीं निकलने दिया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में इस बार ऐसी सीटों की संख्या 22 है जहां हार जीत का अंतर नोटा को मिले वोटों से भी कम है। इनमें 13 सीटों पर समाजवादी पार्टी हार गई और 7 पर बीजेपी हारी और 1 पर राष्ट्रीय लोकदल की हार हुई। जैसे बिलासपुर सीट पर बीजेपी के बलदेव सिंह ने समाजवादी पार्टी के अमरजीत सिंह को 307 वोटों से हराया, जबकि नोटा को यहां 1,197 वोट मिले हैं। तो जिस दिन चुनावों के नतीजे आए थे, विश्लेषण हो रहा था, उस दिन ये नंबर्स आ ही रहे थे, पूरे नंबर्स आए नहीं थे। अब धीरे धीरे सारे आंकड़े आ गए हैं और आज हमने उन आंकड़ों को आपके सामने पेश किया है। अब आपको यह तय करना है और पूरे देश को यह तय करना है कि जिन मुद्दों को लेकर दिन रात न्यूज चैनलों पर बहस होती थी, जिन मुद्दों को लेकर दिन रात उन्हें ट्रेंड कराया जाता था सोशल मीडिया पर, जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस
चुनाव में उतरी थी, असल में कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल यही है कि उसने हर बार गलत मुद्दों को चुना है और वो देश के लिए काम करने की बजाय सिर्फ मोदी से नफरत करने में लगी हुई है। और कांग्रेस पार्टी की जो सबसे बड़ी गलती है वो ये है कि उसने भारत और मोदी को एक समझ लिया है और मोदी को का विरोध करने के चक्कर में वो भारत का भी विरोध करने लगी है और यही बात भारत के लोगों को पसंद नहीं आ रही। इसलिए अगर कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं को नहीं बदलना चाहती, गांधी परिवार को नहीं बदलना चाहती, ना बदले, लेकिन उसे अपने मुद्दों को तो बदलना ही पड़ेगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.